बहू का काला रंग हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बहू को काले रंग में चटक रंग पसंद हो तो माँ, भाभी को दूर से देखकर लगता है जैसे काली भैंस लाल रंग के कपड़े में खड़ी है। छोटी, शर्म कर, भाभी है वो तेरी, कैसी बात कर रही है? अब भैया नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं क्या कह रही थी, भाभी को कोई बोलता क्यों नहीं कि कोई और रंग भी पहना करे। ये काली से रंग में लाल साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना। तभी भाभी आ जाती है। नहीं अच्छी लगती? हाँ, लाल रंग? अरे लाल रंग तो सुहाग की निशानी है। क्यों जी? हाँ, और खतरे का भी। तू सुहागन कम और खतरनाक ज्यादा लगती है ये लाल रंग में। अब बहू को रोना आ जाता है। कैसी बात कर रही है माँ जी, पहली बार आप लोगों के मुंह से ही सुना कि लाल रंग मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता। नहीं तो मेरी माँ तो मेरी नज़र उतार उतार कर परेशान हो जाती थी। हाँ भाई, परेशान ना होकर तुझे कोई और रंग पहनना सिखाया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। और तो और, अरे लाल रंग में भी भाभी कितने शेड्स होते हैं। आपको यही वाला चटक लाल रंग ही क्यों पसंद आता है? एक तो आप काली और ऊपर से। पति को माँ और बहन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। क्या है ये? हाँ, मेरी बीवी को बोले जा रहे हो तुम दोनों? उसकी जिंदगी है, उसे जो रंग अच्छा लगता है वो पहनेगी। वैसे भी मेरी स्नेहा तो हर रंग में सुंदर लगती है। बेटा बहू को मनाकर वहाँ से चला जाता है। इसको लगता था कि कोई इस मुँह से शादी नहीं करेगा। अब ये काली मिली है तो उसी के आगे पीछे ऐसे घूमता है जैसे कटरीना कैफ मिल गई हो। बड़ा आया। छोड़ना माँ, तू क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही है? चलना कल की पूजा की तैयारी करते हैं। मंदिर में इतना बड़ा फंक्शन है। पता है माँ, पुरस्कार भी है। जो सबसे अच्छा भजन कीर्तन करेगा उसे ना 1 लाख का इनाम मिलेगा। हाँ हाँ पता है, और वो पुरस्कार तो तुझे ही मिलेगा क्योंकि तुझसे ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं मेरी रानी। बस अच्छा सा भजन तैयार कर ले। माँ भजन छोड़, कपड़े तैयार कर लूँ। माँ वो काली वाली साड़ी है ना तेरी, वो दे देना मुझे। कल माता के भजन में तो मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर दिखूंगी। हाँ। अगले रोज़ ननद काली और सास सफ़ेद साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती है। तभी स्नेहा आती है, वही लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर। माँ जी, मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है, प्रसाद भी बना लिया है। और हाँ माँ जी, ये रही मेरी भजन की डायरी। इसमें ना मैंने सारे भजन लिखे हैं। माँ जी पता है आपको, 1 लाख का इनाम है अच्छा गाने वाले को। हाँ, लेकिन सिर्फ गाना ही नहीं होता है, देखना भी अच्छा होता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता इनाम। अरे देखा है क्या खुद को? क्या है माँ, क्यों लड़ी जा रही है? भाभी, ये लाल की जगह कोई और रंग पहन लो ना प्लीज़। अरे नहीं, रहने दे, अब देर हो रही है। वैसे भी इसके पास दूसरे रंग की कोई साड़ी शायद है ही नहीं। माँ जी साड़ी तो है, लेकिन वो माता का रंग ही लाल होता है ना। हाँ, हम तो पागल है ना जो ये सफ़ेद और काली साड़ी पहन कर तैयार हुए हैं क्या? बहू कुछ नहीं बोलती, क्या ही बोले। बेचारी सास और ननद तो हर बात पर उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और अब तो इसे बचाने वाला पति भी साथ नहीं है। माँ जी, मुझे ये रंग बहुत प्यारा लगता है। रंग तो प्यारा है ही भाभी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि रंग आप पर भी प्यारा लगे, क्यों? खैर, 100 बार इंसल्ट करवा चुकी बहू को अब फर्क पड़ना भी बंद हो जाता है। वो सभी के साथ माता के भजन कीर्तन में जाती है, जहाँ पुजारी, आज तो सभी माता और बहनों को 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिलने वाला है, तो तैयार है ना सारी महिलाएं? और हाँ, किसे ये पुरस्कार मिलेगा इसका चयन हमारा पैनल करेगा, जिसमें माता हीरा देवी जी हैं। हीरा देवी तो बहुत पैसे वाली है, हीरे की व्यापारी। तो बेटा ध्यान से। अरे नो चिंता माँ, मैं इस काली साड़ी में आग लगा दूंगी। हाँ माँ जी, मैं वो राधा जी के आंगन में कन्हैया मोरा वो वाला भजन गाऊं? सास बहू को झिड़कती है। एक तो काली रंग की तू, ऊपर से लाल चटक रंग की साड़ी। तू लता मंगेशकर भी बन जाए ना तो तेरी शक्ल देखकर वैसे ही भगा देंगे। सास और ननद
बेचारी बहू को अकेला छोड़कर निकल जाती हैं। फिर कार्यक्रम शुरू होता है और ननद के बाद बारी आती है भाभी की। वाह बेटी वाह, तूने तो कमाल का गाया। चल अब तेरा पुरस्कार ले और घर के लिए निकलते हैं। मैं हीरा देवी से पैसे लेकर आती हूँ। अरे माँ, वो क्या है ना, अभी सबके सामने मेरा नाम लिया जाएगा। माँ, ₹1,00,000 में तो मैं शॉपिंग कर करके मर न जाऊँ कहीं। सास हीरा देवी के पास जाती है। अब जो अभी गाना गा कर गई ना, वो काली साड़ी वाली, वो मेरी बेटी थी। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर है। और गाती भी कमाल का है। अब बस आप पुरस्कार अनाउंस करते तो हम निकले। अरे इतनी भी जल्दी क्या है पुरस्कार की, अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। और देखो, ये लाल साड़ी वाले का भजन शुरू ही होने वाला है। बैठो ना आप भी। इसकी तो शक्ल ही कितनी गंदी है, काली काली, ऊपर से ये लाल रंग की चटक साड़ी, जिसे कपड़े पहनने का ही सुहुर ना हो, वो गाना क्या खाक गाएगी। छी। हीरा देवी को सास की बात का बुरा लग जाता है। वो सास को जोर से हड़का कर वहाँ से भगा देती है। बहू गाना शुरू करती है। समा ही बन जाता है। बहू के गाना खत्म होते ही वाह 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 वाह, क्या गाना गाया है। सभी पैनल में बैठे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। अरे वाह बिटिया, हमको तो लगा जैसे साक्षात सरस्वती माता को सुन रहे हैं। हाँ हाँ, और क्या। अरे सच्ची, बड़ा ही अच्छा गाना गाया बहू ने। मैं ये ₹1,00,000 इस बच्चे को देना चाहती हूँ। बहू को हीरा देवी पैसे देती है और बेटा, ये पुरस्कार तुम किसको डेडिकेट करना चाहोगी? मैं ये पुरस्कार अपनी सास को डेडिकेट करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे कभी गाने से रोका नहीं। मैं सुंदर नहीं हूँ, फिर भी मुझे अपनी बहू स्वीकार किया। बहू की बात सुनकर सास का मुंह नीचे हो जाता है। हीरा देवी धीरे से सास के पास जाती है। देखा आपकी बहू को, कितनी समझदार है। और एक आप है जो बहू के बारे में किसी भी बाहरी से अपशब्द बोलती रहती हैं। वो क्या है ना, माफ़ कर दीजिए। सभी घर आ जाते हैं। बहू ला, ये पैसे मुझे दे दे, मैं अलमारी में रख देती हूँ। नहीं माँ जी, ये पैसे मैं इनको दूंगी। इन्हें नई बाइक लेनी है, तो मैंने सोचा था कि ये पैसे मैं उन्हीं को दूंगी। शाम को बहू पैसे बेटे को देती है। अरे वाह मेरी टैलेंटेड बीवी, क्या बात है। सास कुछ दिन तो बहू के साथ ठीक से रहती है, लेकिन फिर एक रोज़, बहू मैं ज़रा बाहर सब्ज़ी लेने जा रही हूँ, तो घर का ख्याल रखना। माँ जी अकेले मत जाइए, मैं भी साथ चलती हूँ। चल हट काली कलोटी, तेरे साथ चलूँ? तू घर में रह रही है ना, वही बहुत है। मेरे साथ बाहर जाने की सोचना भी मत। बढ़िया आई। पर माँ जी आपकी तबीयत 2 दिनों से ख़राब चल रही है, अकेले मत जाइए ना। दीदी आप ही माँ जी के साथ चली जाइए, ननद मुंह बनाकर कहती है। आज चली जाइए, दिख नहीं रहा मैं फ़ोन पर चैटिंग कर रही हूँ किसी से। माँ तू अकेले ही चली जा। नहीं बेटा, ये काली ठीक बोल रही है। 2 दिनों से ना वैसे भी चक्कर आ रहा है, तू चल ना मेरे साथ। ना ना माँ, वो क्या है ना, गौरव से बात कर रही हूँ, क्या पता उसे मैं अच्छी ही लग जाऊँ। यहाँ मेरी ज़िंदगी का सवाल है और तू मुझे सब्ज़ी बाज़ार घुमा रही है। अरे जा ना तू अकेले। अब माँ जी कोई बात नहीं, सब्ज़ी मैं ले आती हूँ, आप रुकिए। लेकिन सास किसी की नहीं मानती और चली जाती है। लेकिन बीच बाज़ार सास को ज़ोर से चक्कर आता है और वो गिर पड़ती है, जिसे देख आसपास के लोग आ जाते हैं। हाय रे, मर गई मैं, हाय। अरे बहन जी, आपको तो बुखार है, आपके घर से किसी को बुला लीजिए, वो आपको ले जाएगा। हाँ मेरी बहू मना ही कर रही थी, न जाने मुझे ही क्या हो गया था। हाय रे, बेटी को ही फ़ोन करती हूँ। सास बेटी को फ़ोन करती है, लेकिन बेटी फ़ोन नहीं उठाती। क्या है ये, माँ को पता है मैं गौरव से बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बार बार फ़ोन करेगी। माँ जी का फ़ोन आ रहा है, उठाओ ना। पता नहीं क्यों फ़ोन कर रही है। अरे जब पता ही नहीं है तो क्यों उठाऊं, वैसे भी मैं बात कर रही हूँ ना। बहू को सास की चिंता हो जाती है। वो सास को फ़ोन करती है। माँ जी अब ठीक है ना? चल हट, मेरी बेटी को फ़ोन दे। बड़ी आई, हाय रे।
बहू सास की कराने वाली आवाज़ सुनकर घबरा जाती है। वो जल्दी से ननद को फ़ोन देती है। दीदी, माँ जी से बात करिए ना। ननद फ़ोन लेती है। अरे बिटिया, मुझे लेने आ जा, मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी हूँ। अरे माँ, क्या है? जैसे बात कर रही हो वैसे ही घर आ जाओ ना, मैं नहीं आ सकती। सास परेशान सी हो जाती है कि वो घर कैसे जाएगी। तभी बहू सास के पास पहुंच जाती है। वो सास को रिक्शे से घर ले आती है। घर में डॉक्टर आकर कहते हैं, भला हो आपकी बहू का, जो वक्त पर घर ले आई। नहीं तो क्या डॉक्टर साहब? नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अब जल्दी से अस्पताल में एडमिट हो जाइए। देखो, मेरी तरफ मत देखो, मुझसे उम्मीद ना करना कि मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी। माँ जी, मैं आपको ले चलती हूँ ना अस्पताल। अगर आप एक काली बहू के साथ जाने को राज़ी हो तो। माफ़ कर दे बेटी, मुझसे गलती हो गई। तू भले रंग की काली हो, लेकिन तेरा दिल दूध की तरह सफ़ेद। मुझे माफ़ कर दे बेटा। तन्वी और पार्थ की शादी बचपन में ही तय हो गई थी, क्योंकि पार्थ के जीवन में हर पहर मृत्यु का कहर मंडराता रहेगा, ऐसा पंडित जी ने संकेत दिया था। इसलिए दोनों का कुंडली मिलन बचपन में ही हो गया और पार्थ की शादी तन्वी से ही हो, यही फैसला हुआ था। लेकिन अब जब बड़े होने के बाद शादी हो जाती है, तब सब देखते हैं कि तन्वी का रंग तो काला है। ससुराल में सास सरिता, ससुर नरेश रहते हैं। शादी के दूसरे ही दिन सरिता एक फैसला सुनाती है। तन्वी बहू, तुम्हारे इस काले रंग के बावजूद हमें तुम्हें अपनाना ही होगा, क्योंकि हमारे बेटे पार्थ के जीवन में तुम्हारा होना शुभ माना गया है। लेकिन इससे समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी। हाँ, और इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि आज से तुम 24 घंटे अपने चेहरे पर घूंघट चढ़ाए रखोगी और ना किसी से बात करोगी ना कुछ। बाहर से अगर घर में कोई मेहमान आए तब भी उनसे बात ना करना। समझ में आ गई बात? लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब तुम एक शहर से दूसरे शहर में आई हो, अब तुम्हें अपने ससुराल के तौर तरीके से ही जीना होगा। तन्वी कुछ नहीं बोल पाती और उसे चुपचाप सब कुछ सहना पड़ता है। पार्थ तो उससे 2 पल के लिए बातें भी नहीं करता। वो अपने काले चेहरे को देखकर रोती बिलखती रहती। अब उसे हमेशा दिन के 8वें पहर घूंघट में ही रहना पड़ता और अपनी शक्ल छुपानी पड़ती। एक दिन जब पड़ोस की औरतें घर आती हैं तब, अरे सरिता बहन, तुम तो आजकल किटी पार्टी में आती ही नहीं हो। अपनी नई बहू से क्या इतना प्यार और लगाव हो गया है जो अपनी सहेलियों तक को भूल गई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ी कामों में बिजी थी, वरना मुझे किटी पार्टी करने का कितना नशा है, या तुम सब तो भली बात ही जानती हो। हाँ, वही तो। और तन्वी बहुरिया कैसी हो? बस दूर से ही नमस्ते कर लिया कर। अरे तनिक पास आकर जरा बातचीत तो कर, हंसी मजाक कर। हैं? तभी तन्वी को सरिता और नरेश की कही गई बात याद आती है और वो फिर से चुप ही रह जाती है। वो दरअसल ना नई नवेली दुल्हन है, घुलने मिलने में टाइम तो लगेगा, है ना। ससुराल वालों से ही कम बात करती है, तो फिर बाहर वालों से क्या करेगी बात। अरे बहुत ही शांत, सरल और सुशील स्वभाव की है मेरी तन्वी बहू। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे ही तन्वी को बाहर वालों के सामने मौन रहना पड़ता और घूंघट के अंदर ही घुट घुट कर जीना पड़ता। ससुराल में सभी उसके साथ एक नौकरानी की तरह ही सलूक करते और उससे बहुत सारा काम करवाते रहते। रात में पार्थ के कमरे में, पार्थ जी, क्या मैं इस बेड पर ही सो जाऊं? वो रोज़ आंगन में सोने के कारण मुझे बहुत ठंड लगती है, कहीं तबीयत खराब हो गई तो इसलिए। ओ हेलो, जले हुए टोस्ट की शक्ल वाली औरत, एक तो किसी ज़बरदस्ती के फंदे की तरह तुम्हें माँ और पापा ने मेरे गले में बांध दिया है। पता नहीं कौन सा वो दोष है। मैं तो इन सभी चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन मेरी लाइफ तो उन्होंने नरक जैसी बना रखी है। तुम मेरे इर्द गिर्द घूमना और मुझसे बात करना बंद कर दो। आई हेट यू, जस्ट गो अवे। पार्थ की ये सारी कड़वी बातें सुनकर तन्वी वहाँ से चली जाती है और अपने घूंघट के अंदर ही घर के एक कोने में बैठकर रोने लगती है। ये कहाँ फंस गई मैं? माँ और पापा को पता चला कि मेरे साथ यहाँ ये सब हो रहा है
तो वो लोग तो चक्कर आकर गिर पड़ेंगे। मेरा मायका भी दूसरे शहर में है और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती। इन्होंने मुझे कैद जो कर रखा है इस जेल में, यूँ इस तरह खोट खोट कर जीने से अच्छा तो मरना ही है। लेकिन नहीं, अब रोने की बारी इन लोगों की। अब तो मैं इनको सबक सिखा कर ही रहूंगी। तन्वी तय करती है कि अब वो उसके क्रूर ससुराल वालों को सबक सिखा कर ही रहेगी। अगले दिन, अरे कुएं में से पानी निकाल रही हो या पतीले में से? जल्दी पानी लाओ, गला सूखे रेगिस्तान की तरह हो गया है। ये लीजिए पापा जी। नरेश जैसे ही उस पानी को पीता है वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है और जाकर फ्रिज से बर्फ निकालकर गटकने लगता है। मेरा मुंह जल गया, मुंह जल गया। बर्फ खाने के बाद नरेश ताता थैया करना बंद करता है और उसे राहत मिलती है। अरे निगौड़ी, क्या दिमाग कहीं बेच बाज के आई हो? इतना गर्म पानी दे दिया कि मेरा गला जल गया। बहुत जलन हो रही है। माफ़ कीजिए पापा जी, वो घूंघट रहता है ना ढका हुआ, तो जल्दबाजी में कुछ दिखता भी नहीं है अच्छे से। इसीलिए इस करमजली ने कल भी चाय में चीनी की जगह नमक मिला दिया। वो तो नसीब मैंने सिर्फ एक चुस्की ही लगाई और सारी चाय नहीं पी, वरना मुझे भी उल्टी आ जाती और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती। अरे ध्यान दे जरा बेवकूफ़ कहीं की। तन्वी ने ये सब जानबूझकर किया, ये बात किसी को भी पता नहीं चलती। फिर एक दिन जब दोनों सास बहू बाजार में सामान खरीद रहे होते हैं तभी, ओ कुलक्षणी, ये ले, ये 5 थालियाँ पकड़ और हाँ, अपना घूंघट संभाल के रख और नीचे लंबा कर दे ताकि हवा आए तो भी उड़े ना। बेचारी तन्वी वजनदार थालियां पकड़ती हैं और तभी वो आगे चलते हुए सरिता को एक गड्ढे में जानबूझकर धकेल देती है। बचाओ! मोहल्ले की सभी औरतें सरिता पर खूब हंसती है और इस सब से तन्वी को भी बहुत खुशी मिलती है। फिर कुछ आदमी सरिता को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और सरिता सही सलामत घर पहुंचती है। फिर तन्वी को बहुत सुनाती है। क्यों रे कलमुही? अरे मानती हूँ घूंघट में रहना अंधे रहने से कम नहीं, लेकिन जरा तो ध्यान दिया कर। पूरे मोहल्ले के सामने मेरी नाक कटवा दी, बेशर्म कहीं की। अब कोई बहुत पड़ी थी ना इसे यहाँ लाने की और मेरे गले बांधने की, अब भुगतो। काश ये काली ना होती। हम इसकी इतनी खातिरदारी करते हैं कि पूछो मत, लेकिन अफसोस इसके काले रंग के कारण तो हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करेंगे। यह घूंघट पे ही सही है। फिर एक रात तन्वी घर की खिड़की से देखती है कि पार्थ ऑफिस से किसी लड़की की कार में आता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और पार्थ और वो लड़की एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। आई लव यू रिटा, बाय, गुड नाइट। इसका मतलब पार्थ जी का कहीं और चक्कर चल रहा है, होगा भी क्यों ना। जैसे मैं इस रिश्ते में, इस घर में, इस घूंघट में घुट घुट कर जी रही हूँ, वैसे ही वो भी अपने माँ बाप के तय किए गए रिश्ते की बेड़ियों में उलझे हुए हैं। मेरे काले रंग के कारण तो पार्थ जी कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे और ना ही मेरा सम्मान करेंगे। अगली सुबह रसोई में काम करते वक्त तन्वी जानबूझकर गैस पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखती है। अब ये खौलता हुआ तेल कुछ ही मिनटों में आग पकड़ लेगा। कुछ देर बाद जब तेल आग पकड़ लेता है तभी वहाँ भाग भाग कर सरिता आ जाती है। हे भगवान, वही मैं सोचूं धुआं कहाँ से आ रहा है। अरे ओ काली डाकन मनहूस शक्ल वाली, तू सच में दिमाग से पैदल है। माना के घूंघट में हो इसलिए समझ में नहीं आया, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो तन्वी बहू? तभी तन्वी अपना घूंघट हटाती है और तीनों उसके चेहरे को देखकर मुंह बनाते हैं। बस बहुत सह लिया आप लोगों को। अरे मेरे काले रंग पर सवाल उठाने से पहले अपने काले दिल और काली सोच को तो देखिए। बेशर्मी की भी हद होती है। कुंडली मिलन के नाम पर मेरी जिंदगी भी बर्बाद करने पे तुले हो और अपने बेटे की भी। मैं आप तीनों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस घूंघट में घुटकर रहने के लिए नहीं जन्मी हूँ। बचपन में तय हुई इस शादी को मैं आज तोड़ती हूँ। काली हो तो क्या हुआ, मुझे अपने रंग पर बहुत गर्व है। तन्वी सीना तान के वहाँ से निकल जाती है।
सरिता और नरेश के लाख बुलाने पर भी वो वापस नहीं आती और अपने सपने पूरे करती है।